नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। कैसे हैं आप लोग? किस शहर से, किस मुल्क से हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वैसे क्या आप में से कोई अल्बानिया से है या वहाँ पर होकर आया है पिछले कुछ दिनों में? तो अपने अनुभव बताइए, क्योंकि आज हम इस ब्लॉग में बात वापस से अल्बानिया की ही कर रहे हैं, जो साउथ ईस्टर्न यूरोप के बाल्कन पेनिनसुला में मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन जारी हैं, उसके बारे में पहले भी एक रिपोर्ट हमने की थी, लेकिन आज वापस से बात कर रहे हैं क्योंकि आज 37 दिन हो चुके हैं। 37 कंसेक्यूटिव डे है, लेकिन ये प्रोटेस्ट्स किसी भी तरीके से वो कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं अल्बानिया की सड़कों पर, हाथों में पोस्टर लेकर, अपने हुकूमत को यह संदेशा देने के लिए कि अल्बानिया इज नॉट फॉर सेल। जिन लोगों ने हमारे पहले ब्लॉग्स को नहीं देखा, आपको बता दें कि दरअसल अल्बानिया में एक अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है और ये जुड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और उनके पति जारेड कुशनर से। माना जाता है कि ये दोनों दरअसल 2021 में अल्बानिया घूमने के लिए गए थे और बकायदा एक दोस्त के यॉट पर इन्होंने कुछ दिन गुजारे। अब अल्बानिया बेहद ही खूबसूरत, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण के अगर हम मद्देनजर देखें तो बहुत ही एक फ्रैजाइल इकोसिस्टम है, जगह है। यहाँ आपकी एड्रियाटिक कोस्ट लाइन्स हैं, आयनियन कोस्ट लाइन्स हैं, अल्बानियन एल्प्स हैं और यहाँ जो वेटलैंड्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे स्पीशीज पाए जाते हैं जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं। अब वो सी टर्टल्स हों, फ्लेमिंगोज हों, 100 से ज्यादा ऐसी एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज। तो यहाँ 2021 में जब जारेड कुशनर और इवांका ट्रंप अपनी यॉट की सवारी कर रहे थे, जारेड कुशनर आपको पता है वो ऐसे भी जो है रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस डेवलपर हैं। गाजा को अमेरिका इसराइल फ्लैटन आउट करता है, वहां गाजा पीस बोर्ड की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वो साउंड करता है एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ पे। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक सजान आइलैंड है जो कभी एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करता था, जिसे बाद में अबैंडन कर दिया गया, कि हम क्यों ना इसको डेवलप करें। और नार्ता लगून जो कि प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स है, यहाँ इन्होंने कहा कि हम एक अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट बनाएंगे जिसकी वैल्यूएशन अलग अलग आती है, कम से कम आपकी $1.5 अरब की करीब करीब है ये। और वो लोग मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री एदिरामा से अल्बानिया के। 2024 तक इस बात की घोषणा होती है कि ये प्रोजेक्ट बनाई जाएगी। 2025 में उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है वहां की सरकार की तरफ से। अब इस साल 23 मई को जो ज्वर्निक गांव है वहां पर जब फेंसिंग की शुरुआत होती है, तो एक लोकल रेजिडेंट जो इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे कि भाई इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, उनकी बुरी तरीके से पिटाई होती है। और तब शुरुआत होती है इस प्रोटेस्ट की, जिसको नाम दिया गया है फ्लामिंगो रेवोल्यूशन। और 31 मई तक ये रेवोल्यूशन पहुंच जाता है राजधानी तिराना। अगर आप राजधानी तिराना देखें तो उसमें स्कैंडरबर्ग स्क्वायर है, स्प्रॉलिंग एरिया है, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है, बहुत सारे पौराणिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं और एथम बे मॉस्क है जो वहां पर बहुत हिस्टोरिकल है। तो स्कैंडरबर्ग स्क्वायर जैसा आमतौर पर देखने को मिलता है जिन जिन ग्लोबल कैपिटल्स में आज तक इस तरह के प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, ये जो मैदान वाले एरियाज हैं वो बन जाते हैं प्रोटेस्टर्स की मोबिलाइज करने का हब। तो इस पर मैंने बात की फिनियस रॉकट से, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और इनफैक्ट पेगासस सर्वेलेंस को लेकर जो ग्लोबल इन्वेस्टिगेशंस हुए थे उसमें वो एक लीड इन्वेस्टिगेटर थे। पिछले हफ्ते वो अल्बानिया में ही थे, उन्होंने क्या कुछ देखा वो एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, ये जिस तरीके से नारे लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट स्लोगन्स लगा रहे हैं, अल्बानिया इज नॉट फॉर सेल, बहुत ज्यादा तादादी नहीं है, लेकिन 20 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लगभग 2.5 लाख लोग पहुंचे, जो एक बहुत बड़ी तादाद मानी गई। तो अनप्रेसिडेंटेड है ये प्रोटेस्ट। और ये नार्ता लगून साजान एरिया, लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से इनको बर्बाद कर देगा, इस प्रोजेक्ट को रोका जाना चाहिए।
अल्बानिया का एक बहुत डिफिकल्ट पास्ट रहा है, एक चेकर्ड इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर 40 सालों तक तानाशाही रही और 1991 में 1991 में जाकर यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें फैलनी शुरू हुई। तो 1991 में एक बहुत डेमोक्रेटिक कोलैप्स देखने को मिला। पीपल्स सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया का एनवर होक्सा, जो कि 40 सालों तक डिक्टेटर थे, उनका किला ढहता है और उसके बाद डेमोक्रेसी आती है। तो इसीलिए लोकतंत्र बहुत पुराना नहीं है यहाँ पर अल्बानिया में, और लोग इसीलिए बहुत फिक्रमंद हैं कि कहीं वापस से ऐसा कोई तानाशाह सेटअप इस मुल्क में ना लौटे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोकतंत्र की जड़ें अभी बहुत मजबूत हुई हैं, बता रहे हैं फिनियस। The country finally transitioned to democracy, but it was a very rough transition. It was a very uneven transition. In 1997, the country almost descended into civil war. There are two basically political movements that exist in Albania since the fall of the dictatorship, which Albanians consider both to be equally corrupt. There's the Democratic Party, which is the party that took over after the dictatorship fell, led by Sali Berisha, who is the current opposition leader. And then there's the Socialist Party, led by Edi Rama, who has been in power since 2013. And essentially what you kind of get when you're on the ground is that Albanians have had it not just with the current configuration, but with the past one as well. तो देखिए, चूंकि ये यादें ताजा हैं, वो तानाशाही पीरियड के जख्म ताजा हैं अल्बानिया के लोगों के दिलो दिमाग पर, और जैसा फिनियस ने बताया कि लगभग एक गृह युद्ध जैसे भी हालात बन गए थे, एक वक्त ऐसा था। तो तभी ये लोग इतनी भारी तादाद में दिन दोपहरी रात निकल रहे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, वो आकर इतनी स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जहां एक तरफ अभी जो सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री हैं एदी रामा, उनके खिलाफ तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जो कि रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी से हैं, उधर जो ऑपोजिशन है, जो विपक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही सोशलिस्ट पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी एक तरीके से टू पार्टी सिस्टम रही है वहां पर पिछले 35 सालों से। जो है, यही दोनों पार्टी आपस में सरकार को चलाते हैं, म्यूजिकल चेयर रहता है। तो लोगों का गुस्सा, जैसा फिनियस बता रहे थे, अब सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी है। और वो कह रहे हैं कि भाई, एक तरफ तो आप हमारे जो नार्ता वेटलैंड है, उसमें फ्लेमिंगो, सी टर्टल्स, वाइल्ड लाइफ सबको नुकसान पहुंचाओगे, जो तटीय क्षेत्र हैं, पर्यावरण उसकी पूरी तरीके से आप बर्बाद कर दोगे। दुनिया भर में आप देख ही रहे हो कि पर्यावरण से खिलवाड़ करने के क्या नतीजे निकल रहे हैं। भारत में तो खैर इसके सबक हम सीख ही नहीं रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक जिस तेजी से विकास के नाम पर हमारे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, और तभी आप देख रहे हैं कि कैसे टॉरेंशियल रेन्स होते हैं, भूस्खलन होते हैं। सिर्फ हिली स्टेट्स ही नहीं, मेजर सिटीज में भी जो है हमारी मैन मेड आज की तारीख में हम फ्लडिंग देख रहे हैं। तो ये एक ऐसे वक्त में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जब एक कानूनी जांच भी जारी है इस वक्त, क्योंकि एदी रामा की सरकार के खिलाफ, कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है यहाँ पर नियम कानूनों को ताक पर रखा है। तो ये पूरा मूवमेंट एक तरीके से वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मूवमेंट बन गया है। शुरुआत हुई इसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, लेकिन आज ये बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, पारदर्शिता की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी जेनजीज और यूथ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। वहां पे भी जेनजीज और जो युवा हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट्स का। और ऐसे प्रोटेस्ट दुनिया भर में, अगर हम आपको एग्जांपल दें, जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स थी, या फ्रेंच की जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट्स थी, उस तरह की प्रोटेस्ट एक लीडरलेस प्रोटेस्ट रही, जिसमें कोई एक नेता नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लीडरशिप देखने को मिलती है। लोग अपने आप से लीडरशिप लेकर इसको प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब अल्बानिया के जो प्रधानमंत्री हैं एदी रामा, वो जैसा हमेशा कहा जाता है कि भाई
ये तो विकास के लिए किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है, इससे बहुत नौकरियां आएंगी, रिजॉर्ट होगा तो क्लाइंट आएंगे, टूरिज्म आएंगे। लेकिन ये बार बार वही सवाल को खड़े कर देता है कि विकास, ग्रोथ और हमारे पर्यावरण, क्लाइमेट पर हम कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट करें। क्या इंसान की लालच की वजह से हम यूनिवर्स को, अपनी अर्थ को हम बर्बाद कर रहे हैं? तो ये जो क्लोज डोर प्रोजेक्ट हुई अल्बानिया के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटी और दामाद के बीच में, इसको लेकर लोग पूरी तरीके से सड़कों पर हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये एंटी अमेरिकन प्रोटेस्ट्स के तौर पर नजर नहीं आ रहा है, ये फिनियस का कहना है। They're very clear to make this not an anti-American protest. So actually, when you go to these protests, you'll see a lot of American flags held with Albanian flags next to one another. They're not trying to say this is anti-American. In fact, Albanians love the United States. But what they're trying to say is we're against this way of governing. Right. And so I was in Tirana for about 1 week, and I also went to Vlora, which is a town on the coast of Albania, which is actually the closest to the Narta wetlands, which are the threatened wetlands that would be devastated by this Kushner and Ivanka Trump project. I also went to Sazan Island, which is has become known as the Kushner Island, which is a former military base. That is where the biggest part of this development was slated to take place. But this is actually just one part of a much bigger development project of this whole area. So there's an airport, there's there's highways being built through these very pristine and sensitive wetlands. And so that's sort of what kicked this all off, but it's now become a much bigger protest against the whole system. अल्बानिया एक लंबे वक्त से कोशिश कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य बने, और अगर आप यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक को देखें जहां 27 सदस्य हैं, वहां मेंबरशिप लेने के लिए एनवायरमेंटल क्लॉजेस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल क्लॉजेस। तो यूरोपियन कमीशन भी जो है ये बार बार चेतावनी दे रहा है कि ये प्रोजेक्ट्स की वजह से आपके जो दक्षिण कोस्ट में ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये ईयू की जो एनवायरमेंटल रूल्स है अंडर चैप्टर 27, अगर आपको एक्सेशन की जरूरत है ईयू के साथ में, तो उससे वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और आप सोच लीजिए, तो आपको अगर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना है तो ये मुश्किलात आएंगे। बहरहाल एदी रामा इस वक्त झुकने को तो कतई तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का जज्बा देखने लायक है। और फिनियस ने हमें बताया कि किस तरीके से इन प्रोटेस्ट्स को जमीन पर प्ले आउट होते हुए उन्होंने देखा। बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट्स हैं, इक्का दुक्का ही इंसिडेंट्स हुए थे जहां शायद कुछ वायलेंस की खबरें आई थी, लेकिन जैसा भारत में होता है कि कोई प्रोटेस्ट हो तो आप कह देते हैं ना कि भाई तुम तो पाकिस्तानी हो, तुमको तो फॉरेन फंडिंग हो रही है, तुम जॉर्ज सोरोस के एजेंट हो। तो वैसे ही इन अल्बानियंस पर भी आरोप लगाया गया कि भाई तुम्हारा फॉरेन हैंड है, ईरान से आ रही हैं पैसे, ये फाइनेंसिंग ईरान से हो रही है। फिनियस रॉकेट ने बताया कि भाई हमें तो कोई बाहरी ताकत नहीं नजर आई, हमको तो अल्बानियंस ही नजर आए। और अल्बानियंस जो बहुत क्रिएटिवली प्रोटेस्ट्स को कर रहे हैं। मनी हाइस्ट आपने सीरियल देखी होगी, बहुत पॉपुलर रही। उसमें आप देखते हैं वो इटालियन जो क्रांति वाली गानी होती है, बेला चाओ बेला चाओ, तो बेला चाओ का टेक ये लोग करते हैं रामा चाओ, डाउन विद रामा। फिनियस और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा इन प्रोटेस्ट्स के दौरान। सुनिए। I was there every single protest that I attended. So I attended 4 protests. Were very peaceful. I didn't see any even rowdiness. To be honest, compared to French protests, it felt very tame in many ways. I, of course, have seen some of the footage of some of the altercations that have taken place at other protests, and I'm sure that this,
as any contestatory movement, this can happen. And I think part of what has made Albanians even angrier actually is that they've been considered and they've been compared to violent protesters. They've been compared also to having been financed and supported by abroad, by Iran, by other actors, so sort of foreign interference, which of course they're saying is not true. In my experience, almost everyone that I saw and spoke with was from Albania. Many of them are Albanians living abroad because Albania has an enormous diaspora because of the catastrophic economic situation now and since the fall of the dictatorship. But my own experience of having been to 4 protests, they're very peaceful. What happens is the Albanians a group will come together in Skanderberg Square, which is a big central plaza in the center of Albania, and then they will walk about 5-10 minutes to the Prime Minister's office, which is just down the street. Usually the groups will gather behind a banner. It kind of changes per week, but sometimes the banner will say Albania is not for sale. Sometimes it will say that in Albanian. The protesters will project images onto the Prime Minister's office using a projector. So often that sign will say Albania is not for sale. Sometimes it will show videos. In terms of who I saw there, it's very diverse. They're very diverse protests. Young people, old people, families. There's actually a kids section that's set up at the bigger protests, where there's like a large sheet of paper that's set up on the floor, and then kids have crayons and are sketching and drawing. There's of course many people holding these flamingo cutouts made out of cardboard and sort of dancing around. And one of the chants that people were singing as they danced around at one of the protests I attended, they were singing Bella Ciao, but instead of Bella Ciao, they had replaced it with Rama Ciao, Rama being the Prime Minister. So it's a quite creative, quite in my experience, again, positive and not just people yelling. There's also a lot of sort of creative energy. तो दुनिया भर से जो सीख मिलती है कि अगर आपको आपके लोकतंत्र में विश्वास है और आप लोकतांत्रिक प्रणालियों को बचाना चाहते हैं, तो सड़कों का रुख कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। 37 दिनों से अल्बानियंस यही कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीतिक दलों को बहुत साफ संदेशा दे रहे हैं कि अल्बानिया इज नॉट फॉर सेल। इस ब्लॉग में मेरे साथ अभी बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।